हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगी और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। हम लोग एम लक्ष्मीकांत की सीरीज जो कर रहे हैं उसमें जो है पूरे 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज 10वां चैप्टर दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा चैप्टर इसमें दे रखा है, लेकिन जो चीजें दे रखी हैं वो मैं एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। बेसिकली समझाने वाला समझने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपकी जो है बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन जो है ना रह जाए। ठीक है, देखो पहले कुछ स्टोरी समझो। स्टोरी ये है कि हमारा जो संविधान जो जब हम लोग जब आजाद हुए, बेसिकली देखा जाए 1947 में जब हम लोग आजाद हुए, ठीक है, और हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होके लागू जब हुआ 1950 में। ठीक है, 1950 में लागू हो गया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, इन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उनके दिमाग में ये बात जरूर थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम बना रहे हैं, आज की जो स्थिति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडिया की, तो वो जाहिर सी बात है समय रहते हुए क्या होगा, उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जो बना रहे हैं, तो इसमें एक पार्ट एक ऐसा भी रखें ताकि फ्यूचर में जब कोई चेंजेस हो तो उसको जो है चेंजेस को हम लोग अप्लाई कर पाए। नहीं तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन आज जो जिस चीज के लिए बना रहे हैं वो चीज फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, वो एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो वो बर्डन ना बने, इस वजह से समय रहते इसमें जो है चेंजेस की जो जरूरत पड़ेगी तो ये चेंजेस हो सके, उसी को अमेंडमेंट कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, संविधान में एक पार्ट जोड़ा दैट इज 20th पार्ट नंबर 20th, और आर्टिकल, केवल एक आर्टिकल रखा, आर्टिकल नंबर 368 368 आर्टिकल नंबर रखा, और इसके माध्यम से संविधान में संविधान संशोधन जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसी के माध्यम से संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो ये उनकी थॉट प्रोसेस थी उस समय। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, क्या है द प्रोसीजर laid down for its fundament of amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हुआ क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, इन्होंने देखा कि साहब जो अब ये अमेंडमेंट का जो तरीका है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए। क्या हम लोग चूंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां थी, है ना, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन से सारी चीजें सब अडॉप्ट कर लिया, सारी चीजें करा। ठीक है, माई बाप है हमारा ब्रिटेन। ठीक, तो इन्होंने देखा कि साहब जैसे क्या ब्रिटेन की तरह लिया जाए, क्या ब्रिटेन की तरह इसको जो है संविधान का संशोधन की तरह तरीका रखा जाए कि यूएसए की तरह रखा जाए। ठीक है, दोनों का तरीका देखा कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में बहुत छोटी छोटी चीजों में लेके इसको जो है बड़ी आसानी से जो है ब्रिटेन का जो संविधान है उसका संशोधन अमेंडमेंट जो है बहुत आराम से जो है हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है ना, बहुत इजीली हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा लचीला है कि इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यूएसए की बात करें तो यूएसए में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, सबसे भयानक, सबसे जो कठिन प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का है। तो इस वजह से तो अब भैया इंडिया वाले क्या है, इंडिया वाले बीच का रास्ता निकाल लिए। उन्होंने कहा ना तुम्हारी ना हमारी, ना ब्रिटेन के ना यूएसए की, तो एक काम करते हैं, एक कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तो इन्होंने क्या निकाला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इन दोनों का सिंथेसिस है। सिंथेसिस है माने क्या, सिंथेसिस माने इनका मिश्रण है। मतलब ना ज्यादा कठोर होगा और ना ज्यादा लचीला होगा। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, जो प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। आपको संसद में जो है आपको वोटिंग करानी पड़ेगी और वोटिंग के आधार पर जो है उसको आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान क्यों है,
इतना आसान इस वजह से है क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको जो है अगर कोई आप ऐसे मुद्दे पर आप संशोधन करना चाहते हैं जो मुद्दा बहुत जरूरी है, ठीक है, जो मुद्दा जो है जो वाकई में जरूरी है, तो आप जाहिर सी बात है संसद में 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो दोनों में उसको जो है बहुमत मिलेगा और आराम से जो है उसको पारित कर दिया जाएगा। कठिन इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है चेंज करने की ताकत रखते हैं, या फेडरल स्ट्रक्चर की अगर कुछ चेंज होना है तो उसमें क्या होता है कि आपको संसद के भी बहुमत चाहिए और संसद के साथ में सारी स्टेट की भी बहुमत चाहिए, 50% बहुमत चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ देखिए कठिन ऐसे है कि आपने संसद में मान लीजिए आपकी सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है, तो वो लोकसभा में होगी, ठीक, राज्यसभा में तो है नहीं, तो राज्यसभा में कोई ऐसा मुद्दा होगा तो वहां राज्यसभा में वो चीज जो है निगलिफाई किया जा सकता है, राज्यसभा हो सकता है कि उसमें अपना वोट ना डाले, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो राज्यसभा से भी हो गया, लोकसभा से भी हो गया, अब 50% स्टेट है, अब 50% स्टेट में हो सकता है कि तुम्हारी जो पार्टी सेंटर में है वो पार्टी स्टेट में ना हो, और नहीं होगी तो वो जाहिर सी बात है अपोज करेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा कठोर भी हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो संविधान है, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो ना ही बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीली है, दोनों का मिश्रण है। और यही इसी वजह से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी वजह से हमारे संविधान को जीवित संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवित संविधान। इट्स अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, क्यों? संशोधन प्रक्रिया अवेलेबल। जीवित मतलब ये नहीं कि वहां जिंदा से इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। जीवित माने उसमें समय समय पर जो है चेंज हुआ करते हैं, इस वजह से इसको जीवित कहा जाता है, ठीक है। कुछ बातें पढ़ते हैं, जो बातें हम लोग ने पढ़ा है बस वही चीज पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या कुछ नई चीजें मिल जाती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसमें? यूएसए इन अदर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर द फ्लेक्सिबल नॉट द रिजिड बट इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ। दोनों का सिंथेसिस है। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 in part 20 of the constitution deals with the power of parliament to amend the constitution and its procedure। एक बात छूट गई थी, वो भी समझ लो कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जहां जहां जरूरत है उसको अमेंड करने की जो ताकत है, जो पावर है, वो किसके पास में है? वो पार्लियामेंट के पास में है। किसके पास में है? पार्लियामेंट, संसद के पास में है। अब आप समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि बताओ इनमें से संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, या संविधान संशोधन की शक्ति किसको प्रदान करी गई है? तो संसद हो सकता है ऑप्शन में, जुडिशरी माने आपके कानून जो न्यायिक प्रक्रिया जो है ना, उसको न्यायपालिका जो है उसको इसके पास में है। सुप्रीम कोर्ट मतलब या कह सकते हैं या न्यायपालिका कह सकते हैं, ठीक है। कार्यपालिका आपके पास में हो सकता है, या इनमें से कोई भी। तो कौन हो जाएगा? संसद हो जाएगा, ठीक। संसद ही क्यों संसद हो जाएगा? उसका भी कारण है, क्योंकि संसद क्या है भाई, देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा किसके लिए है? ये जनता के लिए है, पीपल के लिए है ना, पीपल के लिए है। और पीपल के द्वारा ही जो है ये चुना गया है संसद, है कि नहीं? पीपल, और पीपल के ही रिप्रेजेंटेटिव कहां पर होंगे? पार्लियामेंट में है कि नहीं? पार्लियामेंट में कौन है? पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है। जज जो होता है वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जज पीपल का रिप्रेजेंटेटिव ना होने के कारण हो सकता है कि अगर जुडिशरी को या सुप्रीम कोर्ट के दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसको अपने मनमाने तरीके से जो है कर सकता था। इस वजह से जो है ये पूरा प्रोसीजर चेंज करने का प्रोसीजर जो है ये पार्लियामेंट को दिया गया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखो। अच्छा, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन खाली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, ठीक है। हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको छोड़कर हम लोग सभी के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ठीक, ये कौन सी बला है?
तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको बहुत आराम से हम लोग जो है नेक्स्ट अगला ही चैप्टर इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत अच्छे से हम लोग कई सारी स्टोरीज पूरी कहानी समझ के बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ताकि जीवन में आप कभी भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके जो है आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम लोग वो चीज वहां पर समझेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन द आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज। कैसे कैसे होता है जरा देखते हैं, थोड़ी बातें समझे, पहले पढ़ेंगे उसके बाद में फिर समझते हैं अच्छे से। क्या है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय द मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, अब जरा समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये चीज आप सब लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये सब नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं निकालने जा रहा हूं ध्यान से। अब ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट जो तरीका है वो कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसे है, कुछ इस प्रकार से अमेंडमेंट का तरीका है। अमेंडमेंट, ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लो ये क्या है, पहली बात तो आप जैसे ये संसद है, मान लो ये पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या होगा, लोकसभा है, लोकसभा, ठीक है, और क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, दो चीजें हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए यहां पर भी, है ना, और स्पेशल मेजोरिटी यहां पर भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये पहले अभी समझ लो ऐसे, उसके बाद तरीका बता रहे हैं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी यहां भी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी यहां भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों करने के बाद में फिर क्या होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट जो है इसको असेंट दे देगा और फिर बिल बन जाएगा। अब देखो कैसा है, ये तो एक नॉर्मल तरीका मैंने बुकिश लैंग्वेज वाला बता दिया। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है या राज्यसभा है, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा जो है, लोकसभा में जो जैसे मान लो हुआ क्या, कितनी सीटें, मान लो 445 सीटें। ठीक है, 445 सीटें हैं। अब 445 इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसका संसद का इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुए। लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी बन के आएंगे, 545। ठीक है, 545 बन के आएंगे। और जो नियम ये कहता है कि जो भी स्टेट है, जो भी एमपीज हैं, मैक्सिमम 15% ही, मैक्सिमम 15% ही क्या बनाए जा सकते हैं, मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मंत्री बनाए जा सकते हैं, मिनिस्टर और मंत्री बनाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए एक एक बात। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब 15% मैक्सिमम जो है मिनिस्टर, और मैं कहता हूं 15% मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, मान लो कुछ भी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, मान लो 50 मंत्री बना दिए गए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका 15% क्या होगा, 10% इतने हो गए। ठीक है, इतना, और 15% मान लो 50%। ठीक है, 50 हो गए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 50 मंत्री बन गए। ठीक है, और 50 मंत्री बन गए तो यह 45, इसको राउंड फिगर में ले लो 45। ठीक है, 45, और 500 कौन से बचे, 500 अलग बचे। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये 500 क्या है, ये मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, एमपी, ये केवल एमपी है ना, ये एमपी तो है, ये मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, यही चीज इसमें दे रखा है कि देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो नियम क्या है ना, और एक्चुअली में क्या होता है वो दो, इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। मैं तो ऐसे 10 मिनट में कथा हो जाती, खत्म हो जाता। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको इसी वजह से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या लिखा है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोला कि जो बिल है वो चाहे तो मिनिस्टर कर सकता है या तो प्राइवेट मेंबर कर सकता है। अब प्राइवेट मेंबर कौन है, प्राइवेट मेंबर यही है एमपी
जो बचे, मतलब जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के अलावा जितने एमपी बचे वो सब प्राइवेट मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट से जो है ठेके चला आ रहा है, ठीक है, वो बंदा नहीं है, वो प्राइवेट वाला नहीं है। प्राइवेट क्या है, जो आदमी जो कोई मंत्री का पोस्ट नहीं होल्ड कर रखा है उसको प्राइवेट कहते हैं, और जो मंत्री परिषद में है वो क्या है, मंत्री है। क्लियर है। तो अब नियम कहता है कि चाहे तो ये मंत्री बिल को पेश कर सकते हैं और चाहे ये एमपी कर सकते हैं, दोनों के ही सेम महत्व होगा और कोई भी कोई चेंज नहीं होगा, चाहे मंत्री करे और चाहे प्राइवेट में करे, मतलब ये एमपी कर सकता है, ठीक है। और ये जो बिल पेश करेंगे, ये जो बिल पेश करेंगे, ये बिल कोई भी प्रेसिडेंट से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि साहब हम कोई बिल पेश करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो नियम कहता है, लेकिन जो जनरली होता है वो ये कभी ऐसा नहीं होता है कि जो एमपी जो है, एमपी कभी भी बिल पेश नहीं करते, ठीक है, और ये पेश भी करेंगे ना तो इनको कोई सुनता भी नहीं है, ठीक है, इनको कोई तवज्जो भी नहीं देता, ठीक। कौन, जब मिनिस्टर पेश करेगा, है ना, जब मिनिस्टर पेश करेगा कि बिल है, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मान लो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के पास में है। अब इन्होंने एक बिल पेश किया कि भाई जो गरीबी वर्ग के नीचे लोग हैं, बीपीएल के परिवार हैं पूरे भारत में, भाई इंडिया के मिनिस्टर हैं, तो इनके लिए जो है हाउसिंग फॉर ऑल करके एक कोई बिल पेश कर रहे हैं, भाई सबके लिए घर जो है होना चाहिए, तो एक बिल जो है पेश करना चाह रहे हैं। तो ये मिनिस्टर जो है तुरंत जो है लोकसभा में ये बिल पेश करेंगे, और लोकसभा में बिल पेश करने के बाद में अब देखो बिल पेश हो गया, ठीक है, किसने किया, मंत्री ने किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से अब कैसे कैसे होगा। अब ये दो तरीके से इसको पास होना होता है, ठीक है, कैसे कैसे पास होना होता है लोकसभा, ठीक है। एक तो सिंपल से एक तरीका ये है कि जो भी मेंबर हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी है, जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, उसका 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, उसका जो 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है। और प्लस पहला दो तरीका होता है, दो तरीका नहीं, दो स्टेप होता है, प्लस उसके बाद में सेकंड वाला जो वो होता है स्टेप, वो ये होता है कि जो वोटिंग वाले दिन वोट करने वाले कितने मेंबर मौजूद हैं, उसमें वोट करने वाले ये मैंने उल्टा बोल दिया। जो पहला स्टेप ये है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% +1, ठीक। और जो वोटिंग हुई है, तो वोटिंग वाले दिन जितने मौजूद हैं, उस वोटिंग वाले दिन में मान लो 300 मौजूद है, तो 300 का 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक। तो क्या है, ये दो तरीका नहीं, दो स्टेप में जो है ये बिल पास होगा ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ईच ऑफ द पार्लियामेंट जो है दो तरीके से ये पास होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो, जैसे क्या होगा, जैसे ये है तो इसका हो जाएगा क्या 273, इसका हो जाएगा क्या 273 हो गया, ठीक। मान लो 50% +1 कितना हो गया, 273 हो गया, ठीक। और इधर तुम्हारा 300 है, अब 300 का 2/3% हो गया 200, ठीक। तो इसके अंदर ही आ गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब ये जब पास हो जाएगा तो क्या हुआ, अब ये दोनों गया कहां, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास चला गया। अब राष्ट्रपति देखो क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास में पावर होती है कि बिल को विद होल्ड कर ले, कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो रोक सकता है, वो भेज सकता है दोबारा, है ना, दोबारा रिव्यू के लिए भेज सकता है ना, वीटो पावर अपने लिए अपने थोड़े दिन के लिए रोक सकता है, ठीक है, नहीं मन कर रहा, नहीं काम कर रहा, रोक लिया, ठीक। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो उस समय राष्ट्रपति के पास कोई भी चारा नहीं है, उसको असेंट, अपना मत देना ही पड़ेगा, उसको पास करना ही पड़ेगा। तो उस केस में राष्ट्रपति तुरंत क्या करेगा, इसको पास कर देगा, समझ में आया, ठीक है। ये सिंपल प्रोसीजर होता है। कैसे, दो स्टेप में होता है। सबसे पहला, जो भी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 50% +1 इतना होना चाहिए, ठीक, दोनों हाउस का, ठीक है, ये दोनों हाउस का है, ये लोकसभा में भी ऐसे और राज्यसभा में भी ऐसे, ठीक है। तो दोनों हाउस में जो भी स्ट्रेंथ है उसका 50% +1, तो इसमें इतना आ गया,
राज्यसभा में 250 है तो उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक, अब फिर उसके बाद में फिर ये 300, इसका जो 300 मेंबर मान लो आए हैं, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये 300 मेंबर मान लो आए हैं उस दिन, ठीक है, वोटिंग जो करें उसका 2/3% जो है अगर वो वोट कर देता है बिल के फेवर में, मतलब 200 लोग अगर इस सिचुएशन के हिसाब से अगर कर दिए तो बिल क्या हो जाएगा, तुरंत यहां से दोनों जगह से पास हो जाएगा। अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट दे देगा, पास कर देगा। क्लियर है, समझ में आया, ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस by the special majority, that is majority of, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, वही चीज जो मैं बता रहा हूं वही चीज इसमें है। ठीक है, that is special majority, that is majority of the total membership of the house, ये majority of total membership of the house and दूसरी कंडीशन majority of 2/3 member of the house present and voting, जितने प्रेजेंट हैं उस दिन और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 मेंबर जो है मौजूद है। क्लियर है, वही चीज दे रखी। नेक्स्ट, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली होना चाहिए। लोकसभा में यही प्रोसेस और राज्यसभा में भी यही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, सेपरेटली इन केस ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से थोड़ा सा अलग सिस्टम है क्या, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पासिंग द बिल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, प्रोसीजर क्या है कि यही प्रोसेस पहले इससे पास कराएंगे, फिर इससे पास कराएंगे, उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोनों लोकसभा और राज्यसभा में होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो कि लोकसभा में ये पास हो गया, यही दोनों प्रोसेस मिला के, अब राज्यसभा में क्या हुआ, ये पास नहीं हुआ, मेजॉरिटी नहीं बन रही थी, तो क्या होगा, जनरली जो होता है प्रोसीजर कि जब दोनों में सहमति नहीं होती है तो क्या बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अब ज्वाइंट सिटिंग बुला के उसको जो है पास करा लिया जाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है उस समय इस ज्वाइंट सिटिंग का कोई महत्व नहीं दे रखा है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग की कोई भी बात नहीं होगी, वो बिल पास नहीं होगा। याद रखना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, वहां पर किसी भी हाउस में अगर कोई भी मतभेद होता है, अगर डिसअप्रूवल हो जाता है और पास नहीं होता है किसी भी हाउस से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से, तो तुरंत कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नाम की चीज नहीं होगी, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठ सकती। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड फॉर, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनना, if the bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by the legislature of half of the state of the simple majority, that is the majority of the members of the house present and voting। मैंने आपसे ये बात स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कभी भी, ये तो सिंपल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो मैंने आपको तरीका बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट पास, लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन, ऐसा कोई अमेंडमेंट होने जा रहा है जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज होने जा रहा है, जैसे क्या, जैसे 7th शेड्यूल में आपको जो है कॉन्करेंट जो लिस्टें दे रखी हैं, लिस्टें है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है ना, राज्य सूची है ना, केंद्र की सूची है ना, और संवर्ती सूची। अगर ये स्टेट की जो लिस्ट है या राज्य की सूची है, उस पर कोई कानून, उस पर कोई छेड़छाड़ होने जा रही है, या उस पर कोई अमेंडमेंट होने जा रहा है, या उसका कोई ऐसा मैटर है, स्टेट का जो मैटर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जा रहा है या सेंटर में डाला जा रहा है, तो उस केस में जो अमेंडमेंट होगा, चूंकि स्टेट से रिलेटेड है, इस वजह से वो क्या होगा कि आप जितनी भी स्टेट मौजूद हैं उन स्टेट के कम से कम 50% जो है, 50% वोट मत जो है होना जरूरी है। ठीक है, जो भी स्टेट जितने मौजूद हैं इसमें। ठीक है, ये होता है जब कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज। ठीक है, नाउ आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, उनके जो लेजिस्लेचर है उनसे भी अगर जब पास हो जाएगा
तो फिर क्या होगा, वेयर नेसेसरी द बिल प्रेजेंट टू बी द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। कौन कौन से अमेंडमेंट जो है हमारे उसमें दे रखे हैं, क्या है, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन, ठीक है, ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं। therefore the constitution can be amended in 3 ways, 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। नंबर 1 अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी वाला जो मैंने बताया है, ठीक है। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी वाला, जो स्पेशल मेजोरिटी वाला होता है, एंड अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये 3 तरीके। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से जो पास हो जाते हैं, ठीक है, जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जरा देखते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 एडमिशन, कौन कौन से, जैसे नंबर 1 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया राज्य बनाना है या कोई भी नया राज्य को जो है अपने अंदर लेना है ना, उसकी टेरिटरी में अंदर लेना है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर कोई भी राज्य है उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, चेंज करना है, ठीक है, या कोई और भी सारी चीजें करना है नई स्टेट में, तो वो सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, अगर कोई स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, हमारे यहाँ जितने भी प्रदेश वो है स्टेट, उस स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान परिषद बनाना है या हटाना है, तो भी आपको सिंपल प्रोसीजर से जो है हो सकता है। लेकिन वहां पर प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टेट है, मान लो उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव परिषद भी है, वो काउंसिल भी है, काउंसिल विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अब परिषद है ना, है, तो इसका मतलब अगर हटाना है इसको तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये क्या करेगी, अपने यहां 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करेगी, क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, जब ये पास हो जाएगा तो फिर वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, चले जाएगा कहां पर, पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में चला जाएगा। अब पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा में क्या है 50% प्लस 1 के हिसाब से जो है ये पास हो, 50% प्लस 1। और राज्यसभा में भी क्या होगा, राज्यसभा में सिंपल 50% प्लस 1 से जो है पास हो गया अगर, तो क्या होगा, ये फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जो है इसको असेंट दे देगा। ठीक, बिल्कुल काउंसिल चेंज या काउंसिल बनाना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी। क्लियर है, आगे समझो। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये प्रोसीजर जो है ये काउंसिल वाला 169 आर्टिकल में ये जो है दे रखा है कि आपको एबॉलिशन, क्रिएशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, जजेस के, ये सब अगर चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है तो भी आप जो है सिंपल मेजॉरिटी कर सकते हो। कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आप जो है सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, रूल के बारे में अगर चेंज करना है तो आप पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी, तब भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की लैंग्वेज जो है उसके यूजेस पर अगर कोई ऑल्टर करना है, चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है तो वो भी आप सिंपल मेजॉरिटी से। नंबर ऑफ फ्यूजन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो भी कर सकते हो। कन्फर्मेंट ऑफ मोर ज्यूरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तब भी आप कर सकते हो।
यूजेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी, सिटीजनशिप एक्वायर एंड टर्मिनेशन, आपको सिटीजनशिप जो है अगर लेना है क्या ना, किसी को देना है या उसकी त्याग करना है तो वो भी जो है आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ये भी आप कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी से। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज, 5th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, ये सारी चीजें, और 6th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है, ये सारी चीजें आप सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। अब आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इसमें है कि बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब इसमें जैसे क्या है कि जो स्पेशल मेजोरिटी है तो इसमें है क्या, द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो मैंने तरीका बताया ये है स्पेशल मेजोरिटी वाला, ठीक है। ठीक, अब जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे कि कौन कौन से प्रोविजन है जो कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें लगेगा वो है जैसे फंडामेंटल राइट, उसमें अगर कोई ऑल्टरेशन करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। डीपीएसपी, ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कैटेगरी, ठीक, ये इसके अलावा जितने भी हैं वो सारी जो है वो सब इसी से होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो जाहिर सी बात है इसकी क्रिटिक्स भी होगी, है ना, क्रिटिसिज्म, इसकी जो है अवहेलना होगी, है ना। तो क्या क्या अवहेलना है जरा देखते हैं हम लोग। क्या बोला है, पहली अवहेलना बोला है क्रिटिसिज्म बोला है क्या, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन एज इन यूएसए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनके पास भी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जैसी बॉडी नहीं है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है भाई। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑलरेडी इतनी बड़ी पार्लियामेंट है ना, पूरे देश के सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास में है, और उसको अगर बदलने के लिए अगर पूरी इतनी बड़ी संसद है तो क्या जरूरत है दूसरी बॉडी को बनाने के लिए, है ना। वो सिंपल सी, आप सिर्फ अमेंडमेंट के लिए अगर दूसरी बॉडी बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं उसका, है ना। इतनी बड़ी संस्था हमारे पास ऑलरेडी है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द पावर टू इंडिकेट एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन lies within parliament, hence unlike the USA the state legislature cannot initiate the construction of the bill except in one case, ठीक है। कह रहे जैसे यूएसए में होता है कि अमेंडमेंट करना है तो स्टेट के पास जाओ और स्टेट से भी जो है उनसे भी परमिशन लेना पड़ता है, उनसे भी मेजॉरिटी वोट भी अगर स्टेट चाहेगा तभी काम हो पाएगा। भाई हमारे यहाँ देखो, उनके यहाँ कंडीशन अलग है, उनके यहाँ कंडीशन अलग है। हम भाई उनके यहाँ स्टेट ही कितने, सिंपल सी बात है, उनके यहाँ स्टेट ही कितना है और उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ही कितने हैं, क्लियर है। हमारे यहाँ कंडीशन अलग है, हमारे यहाँ कंडीशन भाई इतना बड़ा संविधान, ठीक, और हमारे यहाँ इतनी मतलब जो है इतने जो है स्टेट हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टेट क्या है कि चूंकि उनको अपना अलग उसकी पावर दे रखी है और सेंटर को अपना अलग पावर दे रखा है, और सेंटर को हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है और सेंटर को होल्डिंग पोजीशन पर बैठाया गया है, ठीक। तो वहां पर स्टेट को बार बार चीजें पूछना और बार बार स्टेट में क्या होगा, अगर हमने स्टेट को पावर दे दिया, स्टेट को हर चीज में कंसेंट लेने लगे तो स्टेट में आपस में कभी भी मतलब सहमति नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा जैसे यूएसए में, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ने ऐसा नहीं किया। मेजर पार्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन आइदर बाय द स्पेशल मेजोरिटी और बाय द सिंपल मेजोरिटी, ओनली फ्यू केसेस कंसेंट ऑफ द स्टेट। हाँ, तो सिंपल सी बात है भाई, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना है, क्योंकि भाई देखो हम लोग हमेशा जो है बदल रहे हैं, ठीक है, समाज बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, ठीक है, अमेंडमेंट हो रहे हैं, मतलब सॉरी डिजिटल, हम लोग डिजिटल की दुनिया में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें में अमेंडमेंट की जरूरत है। अब हर चीज में अमेंडमेंट में क्या होगा कि बार बार हम लोग स्टेट से थोड़ी परमिशन ले सकते हैं,
ठीक, हम लोग को जो भी करना है तो आप केवल और केवल पार्लियामेंट में, संसद में जो है, आप लोकसभा में, राज्यसभा में आप सिंपल मेजोरिटी से आप इसको कर सकते हो। ठीक, बार बार इसको स्टेट को पूछने की जरूरत क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट। ठीक है, इसमें बोला है कि भाई कोई टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम फ्रेम कुछ नहीं। ठीक है भाई, स्टेट क्या है, स्टेट में भी जैसे आपको जाएगा तुरंत जो है बिल जो है वो स्टेट क्या करती है, तुरंत ही उसको कोशिश करती है कि तुरंत उसका कानून जो भी वोटिंग है उसको करवा के भेज दिया जाता है, उसमें टाइम लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर द बोथ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, और ये ज्वाइंट सिटिंग भाई इस वजह से नहीं बोला गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्वाइंट सिटिंग वाला, कि मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग जो है अलाउड नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। भाई अलाउड क्यों नहीं है भाई, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें अमेंडमेंट के लिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको अमेंड करने के लिए किसको, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर नहीं दी गई है कि अमेंड करे, किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई। क्यों पार्लियामेंट को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है जनता के लिए, और जनता के लिए बना है, और जनता के लिए बना है तो जनता के पूरा अधिकार है कि उसको जो है अपने हिसाब से उसको बना सकती है। ठीक, अब जनता ने अपना मत दे के अपना जो है प्रतिनिधि चुना है, कहां पर, लोकसभा राज्यसभा में। ठीक, तो इसी वजह से जो है अब मान लो जनता का प्रतिनिधि कह रहा है कि नहीं साहब ये चीज हमारे जनता के लिए सही नहीं है, या हमारे समाज के लिए ये सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिजर्वेशन का टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, एक रिजर्वेशन का टॉपिक है। अब मान लो कोई सत्ता में कोई पार्टी है, ठीक है, दो पार्टी है, एक पार्टी ए है, ठीक है, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ठीक है, एक पार्टी ए और एक बी है। अब हुआ क्या कि मान लो जो सत्ताधारी पार्टी है, और सत्ताधारी पार्टी किस पर बनती है, लोकसभा पर बनती है। ठीक है, अब हुआ क्या, एक ही होल्ड जो है लोकसभा पर है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा क्या, वो तो भाई उससे आएंगे, स्टेट से आएंगे। ठीक, अब मान लो लोकसभा में तो इनकी बहुमत है, लोकसभा में इनकी जबरदस्त बहुमत है, और लोकसभा में इनकी पार्टी चल रही है। अब हुआ क्या कि ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये रिजर्वेशन, ये पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ है, मान लो जो ये पार्टी है ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन जो है इसके खिलाफ है। अब क्या हुआ भाई, इस खिलाफ है तो जाहिर सी बात है सत्ता में बैठेंगे तो तुरंत रिजर्वेशन खत्म करना चाहेंगे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने, भाई सत्ताधारी पार्टी है, मेजोरिटी है, तुरंत क्या होगा, यहां से बिल इनका पास हो जाएगा रिजर्वेशन एबॉलिश करने के लिए, तुरंत इनका बिल पास हो गया हटाने के लिए। अब ये बिल कहां गया, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में ये बिल, अब इनकी तो पार्टी के लोग हैं नहीं, कुछ होंगे स्कीम इनके भी होंगे और कुछ बाहरी भी। अब होता क्या है कि रिजर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिजर्वेशन होना चाहिए। अब भाई जाहिर सी बात है, सिंपल सी, अच्छा है रिजर्वेशन होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोगों ने अपोज कर दिया कि नहीं, हम यहां पर वोटिंग नहीं हुई, यहां पर वोट जो है मतलब मेजोरिटी में नहीं मिल पाया, मेजोरिटी नहीं मिला तो क्या होगा ये चीज। अब मान लो ये ज्वाइंट सिटिंग होती, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हुआ, अब यहाँ राज्यसभा में इसको मेजोरिटी मिले या ना मिले, अगर नहीं भी मिलते तो क्या होगा, तुरंत ज्वाइंट सिटिंग बुलाते और ज्वाइंट सिटिंग बुला के इसको पास करवा लेते। तो फिर जनता के लिए जो है, जनता के लिए क्या होता, उसके लिए नाइंसाफी होती, जनता के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। इस वजह से जो है ये ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हटा दिया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के जो है ये सारी चीजें हमारे क्रिटिसिज्म में कुछ थे। ठीक है, और हम लोग ने देखा और समझा और बहुत अच्छे से हम लोग ने समझाया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए एक एक बात। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया सभी लोग लाइक करना, शेयर करना और आगे कमेंट भी करना अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है, और आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।